जीवनी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। जीवनी का अंग्रेजी बायोग्राफी है, हिंदी में इसे जीवन चरित्र कहते हैं। इसमें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन के अंतर्बाह्य स्वरूप का घटनाओं के आधार पर कलात्मक चित्रण रहता है। इससे उसके गुण दोषमय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है, जबकि व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है उसे जीवनी कहते हैं। जिंदगी एक इम्तहान है जिसका पाठ्यक्रम पता नहीं होता और जिसके सवाल भी तय नहीं होते, न कोई मॉडल पेपर होता है। ये बात सुधा मूर्ति द्वारा कही गई है। सुधा मूर्ति जिन्होंने अपनी सादगी और समझदारी के बल पर सफलता हासिल की है, इसके साथ ही वे आज लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। एक कहावत है, अंधेरे में रहने के बजाय एक ही दिया रोशन करना ही बेहतर है। सुधा मूर्ति की जिंदगी की कहानी भी इसी पंक्ति के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। आज हम गद्य 8 सुधा मूर्ति जो जीवनी है सीखेंगे। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है। इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। सुधा मूर्ति एक बेहद प्रभावशाली लेखिका भी है। अपने जिंदगी के अनुभवों को किताबों के माध्यम से साझा किया है। आम आदमी की पीड़ाओं को अभिव्यक्ति देते हुए 8 उपन्यास लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने तकनीकी किताबें, यात्रा, छोटी कथाओं के संग्रह और गैर काल्पनिक टुकड़े और बच्चों के लिए भी अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में किताबें लिखी है। सुधा मूर्ति को साहित्य के लिए नारायण अवार्ड और साल 2006 से पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है। उनकी पुस्तकें महाश्वेता, वाइज एंड अदरवाइज, ग्रांडमास, बैग ऑफ स्टोरीज, डॉलर बहू, तामुला आदि किताबें उन्होंने लिखी है। सुधा मूर्ति एक इंजीनियर और एक अच्छी शिक्षिका रही है। आज भी कई ऐसे गरीब बच्चों को वो शिक्षा भी देती है और मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान छेड़ा है जो सारे भारत में, वो उसमें सुधा मूर्ति बहुत अच्छी तरह सक्रिय कार्य कर रही है। सुधा मूर्ति अप्रैल 1974 की उसकी बात है। बेंगलुरु के गर्मी बढ़ने लगी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। परिसर यानी आंगन, वहां के आंगन में लाल लाल रंग के फूलों जो बड़े वृक्ष गुलमोहर के थे
उसमें बहुत सारे अच्छे फूल उस समय आए थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन जिसे गुजराती में जायरात कहते हैं, उस पर उसकी दृष्टि पड़ी, जो ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए थी। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। उसकी वो नोटिस थी। चौंकाने वाली बात थी, छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। आवेदन यानी अर्जी, उसमें बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था कि महिला उम्मीदवार ये न भेजे, यानी मात्र पुरुषों के लिए वो थी। उसे एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। उसे लगा कि ऐसा क्यों? हाँ, यही लिखा था कि महिला उम्मीदवार अर्जी न भेजे। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसे नौकरी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति यानी वजीफा मिलने की पेशकश हो चुकी थी। उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। वो तो वहां जाकर आगे पढ़ाई करना चाहती थी, परंतु यह भेदभाव स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ बची नहीं। उसे लगा कि ये सिर्फ पुरुष ही काम कर सकते हैं क्या? स्त्रियां नहीं कर सकती? इतना भेदभाव क्यों? वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले सब लड़के थे, वो अकेली लड़की थी, लेकिन प्रथम स्थान ही पाती थी। बहुत होशियार थी, योग्य थी, परिश्रमी थी, मेहनती थी। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं थी। यानी कि सहना यानी बर्दाश्त करना उसके बस की बात नहीं थी। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। उसका विरोध जरूर करेगी। ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा कि महिला उम्मीदवार इसमें आवेदन न भेजे। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। जहाँ पर हॉस्टल थी वहाँ पर वो चली। उसने निश्चय किया वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है कि पुरुष और महिलाओं के बीच। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम तो मालूम नहीं था, केवल इतना ही पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। उसे इतना ही सिर्फ मालूम था और उसने एक पोस्ट कार्ड लिखा और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। उस समय भी उसने आवाज दी। उस पोस्ट कार्ड का उत्तर तार से मिला। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए उपस्थित। उस पोस्ट कार्ड का उत्तर तार से मिला। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में
साक्षात्कार साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुनः पहुंची। वह लड़की यानी सुधा मूर्ति पुनः पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ यानी इंटरव्यू। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही सही उत्तर देती रही। सही सही उत्तर उसने दिया। तभी एक बुजुर्ग सज्जन जो वडील थे स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? क्योंकि यह फैक्ट्री में मुख्य कार्य स्थल पर किसी महिला को नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। अनुसंधान खोज वहां जाकर कार्य करना चाहिए, यहाँ फैक्ट्री में नहीं। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। सुधा मूर्ति का यही उत्तर था। नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। अभी नहीं तो कभी भी कोई महिला इस क्षेत्र में नहीं आ सकेगी, उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो, यानी तुम्हें यहाँ पर नौकरी मिल गई है। टेल्को यानी टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को की अपनी सेवाएं देने के बाद 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और कार्यरूप किया। इन्फोसिस लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी मुख्यालय है जो बेंगलुरु भारत में स्थित है, पर एक भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है, जिसके पास 30 जून 2008 को सहायकों सहित 94,379 से अधिक पेशेवर है। इतनी बड़ी कंपनी है। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेलारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेलारी, गुलमर्ग, पट्टुमलाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। जहां पर अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, वहां के पीड़ित लोगों के लिए उन्होंने राहत के कार्य करवाए। उनके अथाग प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए, जिससे लोगों के में प्रगति हो सके। उन्होंने गरीब बच्चों में सहायता की, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए।
कि जिससे बच्चे आगे पढ़ सके। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, एफएम रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि पुरस्कार उन्हें मिले हैं। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि महिलाओं का मार्ग खुला किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। जब सुधा मूर्ति पढ़ती थी तो वो अकेली ही लड़की थी। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से आज कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन, परिश्रम से सफलता की ऊंचाई को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती, बहुत खुश होती है। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। यही है हमारी सुधा मूर्ति, जो महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। शब्दार्थ: परिसर, प्रांगण, आंगन, विज्ञापन, इश्तहार, पेशकश, प्रस्ताव, साक्षात्कार, मुलाकात, आवेदन, अर्जी, मुहावरे। बात न पचना, बात गले न उतरना, फूला न समाना, अत्यंत प्रसन्न होना, कहावत दिन दूनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1. सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? अ. कंप्यूटर विज्ञान, ब. ऑटोमोबाइल विज्ञान, क. सिविल इंजीनियरिंग, ड. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उत्तर है कंप्यूटर विज्ञान। 2. किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे? अ. टेल्को, ब. इंफोसिस, क. वीडियोकॉन, ड. सैमसंग। उत्तर है अ. टेल्को। 3. विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? अ. अमीर गरीब का, ब. महिला पुरुष का, क. ऊंच नीच का, ड. कुशलता अकुशलता का। उत्तर है ब. महिला पुरुष का। 4. सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? अ. मुंबई, ब. पुणे, क. कलकत्ता, ड. अहमदाबाद। उत्तर है ब. पुणे। 5. लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? अ. कर्नाटक राज्य सरकार, ब. उड़ीसा सरकार, क. एफएम रेडियो, ड. इंफोसिस फाउंडेशन। क. उत्तर है क. एफएम रेडियो। निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1. टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर पद के लिए था। 2. विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। 3. विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा को लगा कि स्त्री पुरुष के बीच असमानता की यह बात है।
इसे मैं सहन नहीं करूंगी। चौथा, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा कि उस जैसी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की। छठा, इंफोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? इंफोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्यरूप किया। सातवां, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? सुधा मूर्ति ने महिलाओं की सफलता के लिए कहा कि यह मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर चलना जरूरी है। 2-3 वाक्य और 4-5 वाक्य वाले प्रश्न और स्वाध्याय सही विकल्प वाले, ये सब अपनी नोटबुक में लिखने का है।